बस वो क्या शायद ये इनकी टेस्ट प्रिपरेशन के अंदर आपके लिए सबसे मुश्किल काम यही है कि जीटी का सिलेबस क्या है। ये ऐसा सवाल है कि कभी भी रिजल्ट शायद कुछ स्टूडेंट के लिए ना हो। कल एक जिस तरह से पीएमसी का सिलेबस था, जो टेस्ट में हमें जो रखने थे टॉपिक्स, उनका ही एक इमेज था, वो ग्रुप में भी शेयर किया गया था कि भाई ये जीटी का सिलेबस है, और उस फाइल का नेम भी रखा था, जीटी का सिलेबस क्या है नंबर 1, जीटी का सिलेबस क्या है नंबर 2, ताकि आपके जो सवाल है ना उसका जवाब भी मिल जाए। उसके बावजूद भी कहते हैं कि कौन से सवाल आएंगे, तो होपफुली आप डोंट वरी, हम आपको जो है ना पूरे इस जीटी के जितने भी सवाल होंगे वो आपको ग्रुप्स में शेयर करेंगे, आप मजे से एंजॉय करना। आप इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जितनी हमसे आसानियां होंगी वो हम आपको दे देंगे कि आप इजी रहें, आपको इतनी ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत ना हो कि आप बुक ओपन करें, पेज नंबर देखें, सिलेबस को कंपेयर करें। आप स्टूडेंट्स जो है ना इतनी ज्यादा तकलीफ ना करें, ठीक है, क्योंकि हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करके देंगे। जीटी का सिलेबस क्या है, वो इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी करें और जीटी का सिलेबस क्या है। एनीवे हम सेल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने लास्ट में जो पढ़ा था उससे आगे जो कंटिन्यू, बुक में हमारे यहाँ वेरी क्लियर नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वेरी क्लियर जैसे इस सेल चैप्टर के अंदर नहीं है, बट पीएमसी का जो सिलेबस है उसके अंदर एक पॉइंट मौजूद है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएमसी के सिलेबस के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस क्या है। तो जैसे लोअर क्लासेस से, ये तो ऐसा सवाल है जो आप लोअर क्लासेस से आप कई बार, जैसे ये ऐसा सवाल तस्वीर कई बार आप पढ़ चुके हैं, जैसे एनिमल सेल का लुक जो वेरी क्लियर आपको नजर आता है कि अक्सर जो राउंडेड जैसे सेल होते हैं, और प्लांट ज्वाइन नहीं करते हैं, सब ज्वाइन हो अच्छा है अभी तक। इंटरवल इंटरवल हमने नहीं लिया है, ये डिसरप्शन हुई है बिकॉज ऑफ पावर लाइट की लोड शेडिंग वगैरह, सो टेक्निकल इशू। इंटरवल आपका खत्म हो गया था 20 मिनट नेक्स्ट, तो एनीवे वेलकम बैक। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर हमारे बुक के अंदर कोई अलग से टेबुलेटेड चार्ट वगैरह हो ऐसा नहीं है। हम कोशिश करेंगे जो भी हमने सेल के अंदर टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स को एक सम अप करके हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश या डिफरेंस नोट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ये दो डायग्राम को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे
सबसे पहले तो आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल, मैं पहले लेबलिंग भी नहीं कर रहा था, जैसे एनिमल सेल में नहीं लिख रहा था। चलो फिर मैंने कहा कि जीटी के सिलेबस का ही पता नहीं है तो ये एनिमल सेल प्लांट सेल लिखना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन या निशानी, जैसे आपको पता है कि सबसे आउटर मोस्ट कवर जो है प्लांट के अंदर सेल वाल होती है, और प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर ये ऐसी सेल वाल नहीं होती है। तो एक डिफरेंस ये हुआ, प्लांट सेल के अंदर सेल वाल है और एनिमल सेल के अंदर सेल वाल नहीं है। दूसरा डिफरेंस, जैसे प्लांट सेल को आप देखिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेंट्रल वैक्यूल एक बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है, मेजर स्पेस जो प्लांट सेल का होता है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल। ऐसा वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर नहीं होगा। इसी तरह से जो तीसरी पॉइंट है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो प्लांट सेल के अंदर होंगे वो एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अब हम जिस तरह से एनिमल सेल की तरफ देखते हैं कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस के करीब सेंट्रोसोम एक बॉडी होती है जिसके अंदर दो जैसे सिलेंडर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सेंट्रियोल्स कहते हैं, विच लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिनसे आगे स्पिंडल फॉर्मेशन वगैरह के बनने का अमल होता है। तो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में इस प्लांट सेल में नहीं है। लाइसोसोम जैसे कल हमने पढ़ा था उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो एनिमल सेल की फीचर होती है, प्लांट सेल की फीचर नहीं होती है। अब हम जिस तरह से न्यूक्लियस की पोजीशन या लोकेशन पे देखें, अक्सर एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल पोजीशन पे होता है, और इनका न्यूक्लियस जो होता है पेरिफेरल पोजीशन पे होता है, साइड में, एज में, किनारे पे हो जाता है। वाई क्यों किनारे पे? बिकॉज सेंट्रल वैक्यूल इनको पुश करता है। मेजर स्पेस जो जैसे यू नो वेरी वेल, जब भी वाटर इसके अंदर आता है तो ये भर जाता है, स्ट्रेचिंग होती है, तो इस की वजह से, इसकी वजह से जैसे थोड़ा सा पेरीफ्री पे आ जाता है, सेंट्रल पोजीशन नहीं होती है। इन केस ऑफ एनिमल सेल आपको जो है न्यूक्लियस से बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे नजर आएगा। तो ये एक डिफरेंस है। फिर भी हम टेबुलेटेड चार्ट के अंदर वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स ये तकरीबन सेम है, यही पॉइंट्स हैं। टेबुलेटेड चार्ट जरूरी होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे नंबर 1 पॉइंट प्लांट सेल की है तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट कवर है, और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, उसके अंदर आउटर मोस्ट कवर जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर दे डोंट हैव सेल वॉल, ठीक है। कल शायद आपको ऐसी पॉइंट्स मिली होंगी। नंबर 2 वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, और उनके अंदर जो ऐसे सेंट्रल वैक्यूल नहीं है। स्मॉल वैक्यूल कभी बन सकते हैं, देन डिसअपियर भी हो सकते हैं, पर मुसलसल एक परमानेंट स्ट्रक्चर हो वैक्यूल की वो नहीं है। इसी तरह से प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर मौजूद है और इनके अंदर प्लास्टिड नहीं है। इसी तरह से लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर जो एब्सेंट है, और लाइसोसोम एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है, और सेंट्रोसोम जो होता है वो भी एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम। और इसी तरह से साइटोप्लाज्म थिन फ्लामेला न्यूक्लियस जो है पुश हो जाता है एक साइड पे, उनका न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन पे आ जाता है। तो इतनी पॉइंट है, इससे ज्यादा जो हमारे बुक के अंदर इतनी नहीं है, और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको पॉइंट भी मिल जाए, पर फिलहाल जो एसटीबी के हवाले से फिलहाल इतनी पॉइंट है। उसके अलावा एक और आखिरी डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है, वो भी हम जैसे नोट करेंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल हम जैसे बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो बैक्टीरियल सेल को हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे, पर आपको पता है कि बैक्टीरिया उसके अंदर जैसे मेन डिफरेंस होता है कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। इस रीजन को हम कहते हैं, इस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियस लाइक रीजन, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। इसी तरह से आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल की जो मेन निशानी यही होती है कि जैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस हम उसे कहते हैं जिसके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होनी चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे हम कहते हैं कि ये ट्रू न्यूक्लियस है। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वो लाइक सेल प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है, प्रोकैरियोटिक सेल। कैरियोन लफ्ज की मीनिंग ही होती है न्यूक्लियस होती है, कैरियोन लफ्ज की मीनिंग ही होती है न्यूक्लियस। प्रो लफ्ज की मीनिंग होती है फर्स्ट और अर्ली, प्रो लफ्ज की मीनिंग होती है फर्स्ट या अर्ली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो शुरू में जिस तरह से जो नए पहले सबसे पहले जो सेल बने थे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, जस्ट एक जेनेटिक मटेरियल था।
आपने जैसे एवोल्यूशन चैप्टर इंटर क्लास वालों ने जैसे पढ़ा होगा, तो नॉन लिविंग थिंग्स से पहले जेनेटिक मटेरियल बाहर एक मेम्ब्रेन आई थी, वो अर्ली एक प्रोकैरियोटिक सेल था, वही से देन आगे एवोल्यूशनरी प्रोसेस। पर इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यू नो वेरी वेल, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो ये एक सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के हवाले से। इसके अलावा जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे इसके अंदर मौजूद होते हैं। नॉन मेम्ब्रेन भी होते हैं, पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। और ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, ओनली एक ऑर्गेनेल है जिसका नेम है राइबोसोम। जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है उनकी तादाद इनमें ज्यादा होती है, राइबोसोम लाइक जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसी तरह से अगर आप देखिए साइटोप्लाज्म और इनके जो न्यूक्लियस में कोई भी जैसे डिफरेंस नहीं है, और इनके यहाँ क्या है कि साइटोप्लाज्म और जैसे न्यूक्लियर कंटेंट्स हैं एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है। क्यों अलग है? बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, इसी तरह से थोड़ी सी और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि लाइक इनकी जो सेल वाल होती है उसकी कंपोजिशन फर्क होता है, उनकी सेल वाल अगर जिन में भी है उनकी कंपोजिशन में फर्क आ जाता है। फ्लैजिला जो होते हैं इनके अंदर, जो फ्लैजिला की कंपोजिशन, यूकैरियोटिक सेल काफी सारे हैं जिनमें फ्लैजिला मौजूद है, यूग्लिना फ्लैजिला है, पर उसकी कंपोजिशन और इसकी कंपोजिशन में भी फर्क है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ फ्लैजिल। इसी तरह से जो है ये सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं यूनिसेल्युलर, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेल्युलर इन नेचर होते हैं, वो यूनी एज वेल एज मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक सेल आगे उसमें से जो देन जो बन सकते हैं, लार्ज साइज भी हो सकती है। और इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर तो नहीं है, इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे मीजोजोम कहते हैं। तो मीजोजोम इनके अंदर जैसे मौजूद है, और ऐसे यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर मीजोजोम नहीं होता है। और इनके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम्स आर नॉट ट्रू बिकॉज इनके अंदर नो हिस्टोन प्रोटीन, इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, और इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है। तो चंद एक पॉइंट्स हैं, इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, फिर भी हम इनको टेबुलेटेड चार्ट के अंदर कोशिश करते हैं। ये जो नया एसटीबी बुक आया है उसकी ये पॉइंट्स है कि प्रोकैरियोट, प्रो रेफर्स टू फर्स्ट और अर्ली, कैरियन रेफर्स टू न्यूक्लियस cell, the primitive type of nucleus does not bounded by nuclear membrane, और उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। जाहिर है कल हमने जैसे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, 4 कंपोनेंट है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसके अंदर जैसे जाहिर है ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, उनके अंदर दोनों मौजूद होंगे। ओनली वन सर्कुलर लॉन्ग इंटरवोवन डीएनए इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन मटेरियल, वन क्रोमोसोम, वन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। फर्स्ट ईयर के बैक्टीरिया टॉपिक के अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम का जिक्र है, और उनके अंदर आपको पता है हर स्पीशीज के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक स्पेसिफिक होता है क्रोमोसोम। क्रोमेटिन मटेरियल डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, इनमें हिस्टोन नहीं है, उनमें हिस्टोन प्रोटीन है। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सब एब्सेंट है, ओनली वन राइबोसोम होता है जो नॉन मेम्ब्रेन, मेसोसोम प्रेजेंट है, उसमें मेसोसोम एब्सेंट है। ठीक है, बाकी जैसे बैक्टीरिया जो है वो रिमेनिंग जो 4 किंगडम है वो सब यूकैरियोटिक सेल वाली है। ये हमने जैसे कई बार ऐसा डिस्टिंग्विश पढ़ा है। ठीक है, होपफुली आप जिस तरह से बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कई सालों से आप पढ़ रहे हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं आप ये सेल इस तरह की टॉपिक, और काफी सारे यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं और ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं, वो चौथी बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं इंटर क्लास में, 4th टाइम, और आप लोग जैसे इसको 3rd टाइम पढ़ रहे हैं। 3rd टाइम कैसे? एक जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एक काफी सारे स्टूडेंट हमारे हाफ एंट्री की उन्होंने प्रिपरेशन की थी, और ये 3री बार पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये 3री बार पढ़ रहे हैं। होपफुली आप इतनी बिग पॉइंट नहीं है, क्रेमिंग टाइप के सवाल होते हैं, इनको आप याद करेंगे, क्रेमिंग टाइप के सवाल होते हैं। ठीक है ना, तो अब जिस तरह से बायोमॉलिक्यूल हेडिंग पे हम आएंगे, बायोमॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, जीटी का सिलेबस क्या होगा, तो हम आपको है ना हमेशा इस तरह की जो है ना वो फॉरवर्ड करेंगे ग्रुप में, ताकि आप भले बुक को देखें कि ये टॉपिक कहाँ है। ठीक है, और उसके बावजूद भी हम यहाँ पढ़ाएंगे, पर जब जीटी आए तो ऐसी तस्वीर जो आपको ग्रुप में शेयर की जाती है, और बुक सामने रखें और फिर देखें टॉपिक कहाँ है। ठीक है ना, वो जरूरी होता है।
डे बाय डे स्टूडेंट जो है ना वो स्पून फीडिंग का शिकार हो गए हैं, स्पून फीडिंग का। तो ये देखना चाहिए ना कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहाँ है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जैसे हम सिर्फ इन्हीं को देखते हैं और ये नहीं देखते हैं, दोनों चीजें देखनी चाहिए। पीएमसी के सिलेबस जो आपको मिला है हर सब्जेक्ट का, तो उसके अंदर ये दोनों चीजें देखें। डिफाइन एंड क्लासिफाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वही सेम हर एक, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जब बढ़ेंगे तो उसके फंक्शन क्या होंगे, वही उसकी इंपॉर्टेंस होती है, अलग से हेडिंग नहीं है। डिस्क्राइब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पोलरिटी, हाइड्रोलिसिस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉल्वेंट, रिजेंट, डेंसिटी, कोहेशन, आयोनाइजेशन। अब देखिए रिजेंट प्रॉपर्टी हमारे एसटीबी बुक में नहीं है, डेंसिटी एसटीबी बुक में नहीं है, कोहेशन है, आयोनाइजेशन नहीं है। तो एसटीबी बुक की जो सिलेबस है आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर है आप एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप नोट करेंगे। बहरहाल एनीवे जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एटलीस्ट जो एसटीबी में है वो सब डिस्कस करेंगे। डिस्कस कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड जिसमें ग्लूकोज, ओलिगोसेकेराइड, ये 3 टाइप है, डाइसेकेराइड के उन्हीं को हमें डिस्कस करना है, पॉलीसेकेराइड 3 टाइप्स है, इन्हीं को हमें डिस्कस करना है। सिंपल सी जो भी हमारे एसटीबी बुक के अंदर लिखा हुआ वही सेम चीजें। उसके बाद जैसे डिस्क्राइब प्रोटीन, अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 4 किस्म की जो स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसी तरह से डिस्क्राइब लिपिड्स, तो फास्फोलिपिड, ट्राइग्लाइसराइड, अल्कोहल एंड ईस्टर। अब अल्कोहल तो जैसे हमारे बुक में नहीं है, बुक एसटीबी है उसके अंदर अल्कोहल की अलग से हेडिंग नहीं है। ईस्टर कोशिश करेंगे इनको एसाइल ग्लाइसरॉल की हेडिंग में जो है हम पढ़ेंगे, दोनों कोशिश करेंगे सीखें। ईस्टर तो बॉन्ड का नेम है, बॉन्डिंग है। गिव एन अकाउंट ऑफ आरएनए, डीएनए नहीं, जीन एक्सप्रेशन भी नहीं, ओनली एंड ओनली आरएनए। और आखिर में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी 2 हैं, टोटल 4 कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, पर उनके एक पीएमसी के सिलेबस में एक ग्लाइकोलिपिड है और दूसरे हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये पीएमसी का सिलेबस है, पीएमसी का सिलेबस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। चैप्टर जो 2 है उसका इंट्रो है, वही इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किससे कहते हैं, ठीक है ना। तो आप एसटीबी बुक भी सामने रखा करें, जब भी कोई क्लास होता है तो आपको भी अंदाजा हो जाए कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये हमने अभी इंट्रो लिया है कि पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्या है। तो शुरू में आप जैसे इंट्रो है, पूरा डिटेल नहीं है, इंट्रो है, जिससे आपको पता है कि लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, केमिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म एग्जैक्टली नॉट नोन, बट वन थिंग इज क्लियर, 70 to 90% वाटर है। 70 to 90% वाटर को जब एवापोरेट करेंगे, रिमेनिंग ड्राई वेट ऑफ द सेल बनता है। ड्राई वेट ऑफ द सेल उसकी केमिकल एनालिसिस की जा सकती है, जिसमें पता चलता है कि इसके अंदर जो भी कंपाउंड्स हैं वो 6 बेसिक एलिमेंट्स, उसमें 98% 6 बेसिक एलिमेंट्स के बने हुए। रेशियो प्रोपोर्शन आगे उनका डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। वो ये जो इंट्रो है, लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर वन थिंग इज क्लियर कि देखिए 70 to 90% वाटर है। इसी वाटर को जब एवापोरेट किया जाता है तो रिमेनिंग जो ड्राई वेट ऑफ द सेल, इसकी केमिकल एनालिसिस की जा सकती है। फिर जो है कंपोजिशन में पता चला कि इसके अंदर तो जो मॉलिक्यूल हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, यानी कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, उन्हें हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूल के। ये जस्ट एक इंट्रो है, आपके एसटीबी बुक में भी जैसे मौजूद है। तो द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग थिंग्स, डेफिनेशन भी मौजूद है बायोमॉलिक्यूल की हमारे एसटीबी बुक के अंदर, द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग थिंग्स। जाहिर है जब सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसकी कंपोजिशन है वही लाइफ की है, वही लिविंग थिंग्स के कंपोनेंट्स हैं, कोई नई चीज तो नहीं है। तो इसी तरह से द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द बायोमॉलिक्यूल, एसटीबी की बुक की डेफिनेशन है जिसको आप नोट भी करेंगे। तो अगर इस तरह से ड्राई वेट ऑफ द सेल है, उसमें देखा गया कि 98% ये 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट 98% ऑफ द बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो उनका जो हर एक एलिमेंट का रोल भी है। कार्बन का रोल क्या है बायोमॉलिक्यूल में,
हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और सल्फर का, ठीक है वो, और सब रोल आगे जाके वेरी क्लियर हो जाएंगे। पर इस पैरा के अंदर, इस चार्ट के अंदर एक चीज आप सीखेंगे, हर एक का परसेंटेज क्या है, ठीक है ना, वो जरा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से हाइड्रोजन वाटर फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, पहले कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 18.5, देन हाइड्रोजन 9.5, उसके बाद जैसे ये ऑक्सीजन है 65%, ओरिजिनली 65% है, बट हमारे बुक के अंदर 6.5 आई थिंक ऐसे लिखा हुआ है, 6. ओरिजिनली ये 65% है। नाइट्रोजन 3.3 और इसी तरह से फास्फोरस 1%, और फास्फोरस के बाद सल्फर जो है 0.3%। हर एक कंपोनेंट का, इन एलिमेंट्स का कहाँ पे इस्तेमाल है, वेरी सिंपल सी चीजें हैं जो हम आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे, पर ये इतनी कोई बिग पॉइंट नहीं है, ठीक है। किस फॉर्म में ये प्लांट्स के पास है। नेक्स्ट पेज पे जो चार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें कई बार जो है टेस्ट में सवाल आ चुके हैं। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल है, पहली बात, जैसे बायोमॉलिक्यूल के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड है। दो चीजें जिसे आपने ये नोट करनी है कि इनका बिल्डिंग ब्लॉक और बेसिक यूनिट कौन सा होता है। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक और बेसिक यूनिट जिसे मोनोमर कहते हैं, और ये होते हैं पॉलीमर और मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन की कंपार्टमेंट, कितने कंपार्टमेंट, कौन कौन से कंपार्टमेंट मिलके एक गाड़ी बन जाती है। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन की ट्रेन बन जाएगी। ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड होते हैं वो पॉलीसेक्राइड बनेंगे। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल जो होंगे वो लिपिड बनेंगे। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए जो है बोथ आर न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, डीएनए आरएनए। इनका बिल्डिंग ब्लॉक और बेसिक यूनिट होगा न्यूक्लियोटाइड होगा। ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक और बेसिक यूनिट है जिसे मोनोमर कहते हैं, और वो क्या है, पॉलीमर और मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसकी एक बेसिक नॉलेज है, इतना कोई बिग क्वेश्चन वगैरह नहीं है। पर इसके अंदर एक क्वेश्चन थोड़ा सा हिडन है, रेगुलर टेस्ट में हमने 2-3 बार ये ऐसा सवाल दिया है, फूड कैटेगरीज के कितने मॉलिक्यूल, फूड की कितनी कैटेगरीज है, फूड 3 और 4, 3 कैटेगरीज है, फूड की 3 कैटेगरीज है, ठीक है। इस एसटीबी बुक के अंदर लिखा हुआ है। न्यूक्लिक एसिड फूड की कैटेगरी में नहीं आता है, न्यूक्लिक एसिड फूड की कैटेगरी में नहीं आता। बुक के अंदर एक पॉइंट होगी। जो ये चार्ट इसके अंदर 2-3 बार, या मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा जो बार जो है इससे सवाल आए हैं इस चार्ट से। जितने भी बायोमॉलिक्यूल है लिविंग थिंग्स के अंदर मिलते हैं उसका लाइक हमारे एसटीबी बुक के अंदर जो है ये चार्ट मौजूद है। वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अदर ऑर्गेनिक और देन जो इनऑर्गेनिक आयंस। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली, जिस तरह से सवाल आ सकता है। सबसे ज्यादा जो मोस्ट एबेंडेंट कंपोनेंट बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल की जो कंपेरिजन दी गई है, बैक्टीरियल सेल के अंदर 70%, मैमेलियन सेल के अंदर भी 70% है। वाटर सबसे ज्यादा, द मोस्ट एबेंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग थिंग्स, वाटर। अगर द मोस्ट एबेंडेंट की मीनिंग है सबसे ज्यादा कंपोनेंट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं। बिकॉज स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके अंदर आप स्टूडेंट काफी सारे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अगर ऑर्गेनिक लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो प्रोटीन होंगी, बिकॉज प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, वाटर इनऑर्गेनिक है। तो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन 15% होता है और मैमेलियन सेल के अंदर प्रोटीन 18% है। जब ऑर्गेनिक कंपोनेंट सबसे ज्यादा कौन सा हो तो आप जो यकीनन प्रोटीन को सिलेक्ट करेंगे। अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो है मोस्ट एबेंडेंट कंपोनेंट कौन सा है, दैट इज वाटर के 70%। तो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है हमें। कार्बोहाइड्रेट 3 और एक ज्यादा बढ़ा लें 4%, लिपिड 2 और 3, ठीक है ना। इसको 1% मेमिलियन से थोड़ा सा ट्रिक है, बस आप याद दो, आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है, आप क्रेमिंग कर सकते हैं। बाकी न्यूक्लिक एसिड के हवाले से देखें तो डीएनए और आरएनए जो बैक्टीरियल सेल है उनके अंदर इनका रेशियो जो ज्यादा होता है। डीएनए का 1%, ये 0.25% है। आरएनए 6% होता है, परसेंटेज है, और ये 1.1% है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 और 2 दोनों बराबर हैं।
इनऑर्गेनिक आयंस 1 और 1 दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी ट्रिक आप अप्लाई करें पर इन सबको आपने याद करना है, ठीक है ना। सबको आपने याद कर, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किस तरह से हल होगा, बस याद करना है, ठीक है। बायोलॉजी है ही ऐसी, मेडिकल इवन साइंसेज ऐसी है, मेडिकल साइंसेज के अंदर अक्सर यही होता है कि ये पार्ट है आप याद करें, नहीं याद करें क्या होगा, बस ये बीमारी है उसकी ये दवा है, डॉक्टर साहब को याद होनी चाहिए, फौरन जो उसको प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, ठीक है ना। डॉक्टरों की मेमोरी जो है वैसे अच्छी होनी चाहिए, बाकी हो ना हो वो जरूरी होता है। अब हम सबसे पहले बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है, हम इन पे आते हैं। मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, 70 to 90% वाटर है, ठीक है ना। और वाटर आप केमिस्ट्री में, जैसे केमिस्ट्री तो क्या इवन लोअर क्लासेस की साइंसेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। वाटर की इंपॉर्टेंस, वाटर किस चीज का बना हुआ यू नो वेरी वेल। जैसे H2O फार्मूला है, आपको आप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को क्या हम वाटर के बारे में बताएं कि इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। मैं तो बताऊंगा तो ऐसे ही बताऊंगा H2O, तो मैं कहूंगा HIJKLMNO, ठीक है, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और आप जो है इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट, आप सबको केमिस्ट्री वगैरह आती है, ठीक है ना। तो HIJKLMNO H2O गए थे ना, H2O H से लेकर O तक, ठीक है ना, H2O, ठीक है ना। हाँ ऐसे ही करो बहरहाल। तो यू नो वेरी वेल, वाटर के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस कर दें। अच्छा वो खत्म नहीं हो पुराने दिन। H2O, O फॉर ऑक्सीजन, दो जिस तरह से हाइड्रोजन के एटम होते हैं, तो इस तरह से इन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होती है और इन पे स्लाइटली जो है पॉजिटिव चार्ज होती है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। तो देन जो है नेगेटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होके जाते हैं। ऐसे नहीं है कि जब एक O हो और H हो और H हो, तो ये H और H कभी भी नहीं मिलेंगे आपस में, दोनों अट्रैक्ट होके किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान। बिकॉज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये ज्यादा होती है। बाकी जिस तरह से आपको पता है वैलेंसी के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो आउटर शेल ऑफ द ऑक्सीजन है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कैपेसिटी जो है 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, 2 नीडेड होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। हाइड्रोजन बेचारा उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है शेल, और तो 1 इलेक्ट्रॉन की पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, तो ये भी अपना शेल पूरा करते हैं। और ऑक्सीजन का भी लाइक 8 जो तादाद होता है इलेक्ट्रॉन वो भी पूरा होता है, तो ये अट्रैक्ट होके कौन सी ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये आपसे हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से पर आप ये एक लफ्ज सीखेंगे, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, मोर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे नहीं, नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। विषम आप बताएं। हाँ, हाइड्रोजन अट्रैक्ट होके ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। जब चार्ज की सेपरेशन हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि डायपोल है। वाटर इज डायपोल, पोलर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली जो है नेगेटिव एंड हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है तो ये जो है डायपोल मॉलिक्यूल होगा। एक और पॉइंट हम सीखेंगे, लर्न करेंगे कि लाइक वन जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, एक जो वाटर मॉलिक्यूल है, जिस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल है, वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। ये एक जो वाटर मॉलिक्यूल है 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक होता है, 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक होगा, 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक होगा। किसके जरिए लिंक होगा, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखेंगे ये डॉट्स जो नजर आ रहे हैं ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होता है
किसी भी जगह पे वाटर की प्रेजेंस होती है तो वो सब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। किसके जरिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। जैसे ये हाइड्रोजन, सामने ये ऑक्सीजन होगा, और इसी तरह से ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसी तरह से ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 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 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसी तरह से आगे ऐसे नहीं कि वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, नहीं, आगे ये भी जो वाटर मॉलिक्यूल होगा ये भी वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी वाटर किसी भी जगह पे प्रेजेंट होता है वो सब एक वन यूनिट की तरह होता है। जैसे समंदर का पानी आप देखें सरफेस एक होती है, या जिस तरह से आप खड्डों गढ़ों के अंदर जैसे आप पानी को ऐसे फ्लो करते हैं, बहा देते हैं, अगर किसी जगह पे खड्डा है तो पहले वो खड्डा भरेगा, देन जो आगे जाएगा। व्हाई? बिकॉज वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल। और इसी तरह से अगर आप वाटर को सेपरेट अलग करना चाहें तब भी अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक जगह पे अगर बॉन्डिंग ये हाइड्रोजन टूटेगी, यकीनन चार दूसरी जगहों पे ये जो है जुड़ा हुआ है, और फौरन जो वापस जो है मिली सेकेंड के अंदर जो है वापस से ये बॉन्डिंग जो बन जाती है। तो इस वजह से ये वाटर को अलग करना भी आसान नहीं है। कैसे? बायोलॉजिकली या केमिस्ट्री के हवाले से अगर आप देखें कि जब भी जैसे एक एक वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वेपर बनने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह से आप देखिए दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट, उसका जो टेम्परेचर है क्लाइमेट का, वो भी चेंज नहीं होता। बिकॉज प्लानेट अर्थ पे कुदरत ने 70% जो है समंदर का पानी दिया है। समंदर का पानी दिया है, ये पूरे क्लाइमेट को जैसे स्टेबल रख रहा है। सनलाइट इतनी लगती है तो टेम्परेचर इतना रह दिया, इतना नहीं होता है। बिकॉज लाइक एक वाटर मॉलिक्यूल को जैसे अलग होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए तो ही जो जैसे अलग होगा, अदरवाइज ये अलग नहीं होगा। तो इस वजह से वाटर की हाई हीट कैपेसिटी भी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर पड़ा है, टेम्परेचर थोड़ा भी अगर रेज होता है तो यकदम एवापोरेट नहीं होता है, यकदम हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। जैसे इस वक्त उमरकोट शहर के अंदर 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, पर हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 42 थोड़ी होता है। उसके अंदर मेन रीजन क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर 70 to 90% वाटर है, और ये ऐसी चेंजेस वाटर बिल्कुल अलाउ ही नहीं करता है कि फौरन जिस तरह की चेंज हो जाए। तो वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपको पता है कि आगे हम पढ़ेंगे जाइलम के अंदर जो वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं एक अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट होते हैं, कंडक्शन होती है। वाटर के साथ लिंक होता है, प्लस में जिस तरह से वाटर की दूसरे किसी टाइप के मॉलिक्यूल के साथ भी जैसे बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे एडिशन कोएशन हम लफ्ज पढ़ेंगे। तो ये जो है वाटर पूरा एक कॉलम बन जाता है, किसी भी जगह पे कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, कहीं भी स्पेस नहीं होता है, बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसकी वजह से मोस्ट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड दे आर रिलेटेड टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम थोड़ा सा देखते हैं कि टाइम जाया होता है आई थिंक। बाकी जैसे आपने तो काफी सारी चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है ना, तो पहले ही लेट हुई है काफी सारे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एट फला ये सब आपको मालूम है, ठीक है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमने देख लिया इसको। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बेस सॉल्वेंट है, ये क्या आपको सिखाएं, टाइम जाया होता है। मेरा एक ख्याल है कि थोड़ा आगे चलें, ठीक है ना। ये ठीक है ना। हाँ, कितनी बार केमिस्ट्री पढ़ा, ठीक है ना, बायोलॉजी हम पढ़ते ना, क्लाइमेट। ये आगे चलें, एसिड बेस ये पढ़े, चलिए। तो पहले सबसे पहले अब एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल पे आए। वाटर एक्ट एज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एसिड और बेस की डेफिनेशन आपके पास थोड़ी सी एक मालूम होनी चाहिए। यानी एसिड एक ऐसी सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल एक ऐसी सब्सटेंस है जिसके ऊपर जैसे हाइड्रोजन आयन जैसे ज्यादा है, तो जाहिर है जब भी ये वाटर के साथ जब डिजॉल्व होगी तो उस मीडियम में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा हो जाएगी।
जब भी किसी मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो वो मीडियम जो है एसिडिक हो जाता है, ठीक है। सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। इसी तरह से बेस किसे कहते हैं कि वो ऐसी सब्सटेंस जिसमें जो OH जो है वो ज्यादा जैसे डोनेट करे कोई भी सब्सटेंस, जब भी एक सोल्यूशन के अंदर शामिल हो तो OH की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो वो मीडियम जो है अल्कलाइन और बेसिक मीडियम होगा, उस मीडियम को हम कहेंगे अल्कलाइन और बेसिक मीडियम। तो बेस क्या होता है? सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी उसमें क्या होगा? मोर OH आयन होगा, मोर OH आयन होंगे, मोर OH आयन। और यहाँ पे एसिड किसे कहते हैं? जिसके अंदर मोर हाइड्रोजन आयन हो। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। एंड यू नो वेरी वेल कि एक पीएच स्केल होता है, आपको पता है 14 0 से लेकर 14 7 इज द न्यूट्रल। तो इस तरह से जो 7 से अबव जो होता है तो उससे हम कहते हैं बेस और अल्कलाइन, 7 से नीचे होता है उसे एसिडिक मीडियम कहते हैं। जब हम कहते हैं एसिडिक मीडियम है तो आपके जहन में क्या होगा? इस जगह पे किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा उतना पीएच कम होता जाएगा, मोर एसिडिक होता जाएगा। जितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना पीएच जो है, उतना ही पीएच जो कम होता जाएगा और जाहिर है एसिडिक। जितने OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही वो बेसिक और अल्कलाइन मीडियम होगा और पीएच ज्यादा होता जाएगा, 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो इंटरनल द इंटरनल पीएच ऑफ मोस्ट लिविंग थिंग्स वो क्या होता है? न्यूट्रल मीडियम होता है, दैट इज 7। हालांकि हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप का पीएच होता है। जैसे आप स्टमक देखें, जैसे पेप्सिन एंजाइम होता है, उसको वर्क करने के लिए जो एसिडिक मीडियम चाहिए। इसी तरह से कोई और भी एंजाइम ऐसे हैं जिनको एक अल्कलाइन मीडियम चाहिए। मीडियम तो चेंज होते रहते हैं पर बॉडी फ्लूइड जो है जिस तरह से वो एक न्यूट्रल मीडियम होगा, न्यूट्रल मीडियम होगा तो लिविंग थिंग्स के अंदर जो फंक्शन नॉर्मल और प्रॉपरली होते रहेंगे। अगर कोई एसिडिक बॉडी फ्लूइड एसिडिक या अल्कलाइन मीडियम होगी तो दोनों कंडीशन में आगे जो है डेथ हो सकता है। एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर एक जिस तरह से किडनीज का भी काम होता है रेगुलेट करते हैं, और लंग्स, किडनी और लंग्स इनका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना। बाकी और कई डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से जब ये एसिड बेस बैलेंस जो डिस्टर्ब होता है तो पर्सन का इवन डेथ हो जाता है। तो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये इस तस्वीर में आपने जैसे सीखा है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मीडियम जो एसिडिक हो गया है, एक ऐसा मीडियम जो एसिडिक हो गया है जिसमें कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा हो गई, तो फौरन जहां पे वाटर की एक एबिलिटी है कि वाटर कैन ब्रेक इनटू H और OH आयन, और OH आयन इसको मिलेंगे तो रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और ये मीडियम जो एसिडिक है जरा एसिडिटी उसकी जो है कम हो सकती है। इसी तरह से जब अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है उसमें क्या है? OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर H और OH आयन में ब्रेक होगा तो अगेन ये वाटर बन जाएगा। और इस तरह से पीएच के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसको रेजिस्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल, मेंटेन कराने का काम नहीं, रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच, रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच। रेजिस्ट करना अलग बात होती है, मेंटेन करना अलग बात होती है। तो उसके लिए जो ऐसे कंपोनेंट जो पीएच में चेंज आने से रोके उन्हें हम कहते हैं बफर कहते हैं। तो बफर सब्सटेंस दैट मिनिमाइजेस द चेंजेस इन द पीएच। तो वाटर बिहेव्स एज अ बफर, वाटर का जो रोल हुआ एज अ बफर का रोल हुआ। पीएच मेंटेन कराना नहीं, बफर का रोल है कि यानी जो मिनिमाइजेस द चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रो OH आयन इन अ सॉल्यूशन। इस वजह से हम कहेंगे कि ये वाटर बिहेव्स एज अ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से जैसे आपको पता है कि पीएच जो है उसके अंदर चेंजेस जो है बहुत कम से कम नहीं होती हैं। बाकी जिस तरह से दो मजीद टर्म है, आखिरी प्रॉपर्टी जो है एडिशन और कोहेशन। एडिशन और कोहेशन को आसान तरीका ये है, एडिशन और कोहेशन, कोहेशन की मीनिंग होती है सिमिलर मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो उस अमल को हम कहते हैं कोहेशन कहते हैं। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जब उनकी कॉम्बिनेशन होती है तो उससे हम कहते हैं एडिशन कहते हैं, एडिशन कोहेशन। जैसे प्लांट सेल का हम एग्जांपल लेते हैं कि जाइलम के अंदर वाटर एंड मिनरल अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ना, जो जाइलम के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर एंड मिनरल,
तो वाटर वाटर के साथ लिंक होगा तो वो उसे हम कहेंगे कोएशन कहेंगे। और क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि वाटर वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्लस में ये जाइलम जो है वो किसका बना होगा, जाइलम के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, जाइलम के अंदर सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होने की वजह से भी वाटर और सेल्यूलोज की जैसे बॉन्डिंग होगी तो रिजल्ट में क्या होगा, एक मैट्रिक्स और ट्रांसपोर्ट मीडियम बन जाएगा, जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में असेंट ऑफ सैप मैकेनिज्म के जरिए जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये बिकॉज ऑफ इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से होता है, एडिशन कोहेशन। दो की टर्म में इनको आप याद रखेंगे। जब सिमिलर मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन होती है तो उसे हम कहते हैं कोहेशन कहते हैं। डिसिमिलर मॉलिक्यूल की जैसे कॉम्बिनेशन होती है तो उसे हम कहते हैं एडहेशन कहते हैं। डिसिमिलर कौन से, इन केस ऑफ वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्ट के हवाले से वाटर प्लस सेल्यूलोज जो ये एक एडिशन है, वाटर वाटर के साथ ये कोहेशन है। इस वजह से एक वाटर एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से जैसे आपको पता है कि लाइक चाहे जितना भी ट्री क्यों ना हो, ट्राल क्यों ना हो, सॉइल से लेकर टिल द टिप ऑफ द ट्री असेंट ऑफ सैप मैकेनिज्म के जरिए जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल्स जो है एडिशन कोहेशन। इवन एक थ्योरी है ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, जिसे एडिशन कोहेशन टेंशन थ्योरी कहते हैं। ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, लीव्स में ट्रांसपायरेशन होगी पर उसको फैसिलिटेट कौन करेगा, एडिशन कोहेशन टेंशन। वाटर की प्रॉपर्टीज है, अगर ये वाटर के अंदर प्रॉपर्टीज ऐसी ना होती तो इतना जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो जा रहा है वाटर एंड मिनरल, ये कभी भी नहीं आता। तो इस थ्योरी का भी इवन नेम रखा गया है एडिशन कोहेशन टेंशन थ्योरी, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की वजह से होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग में आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज पीएमसी के सिलेबस के हवाले से कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, कंडेंसेशन या जिसे हम कहेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और दूसरा इसका अपोजिट टर्म है हाइड्रोलाइसिस। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि पॉलीसेकेराइड होते हैं, उनके मोनोमर को क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड। प्रोटीन होते हैं, उनके प्रोटीन पॉलीमर है, उनके मोनोसेकेराइड को मोनोमर को अमाइनो एसिड कहते हैं। इसी तरह से जो लिपिड्स हैं, पॉलीमर है, उनके मोनोमर को क्या कहते हैं, मोनोमर को यकीनन हम कहते हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल कहते हैं। इसी तरह से डीएनए आरएनए ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीमर है, और इनका बेसिक यूनिट क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स या जो भी मोनोमर है आपस में मिलके मोनोमर्स आपस में मिलके एक जो पॉलीमर बनाते हैं, तो वो प्रोसेस होगा कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। मेनी टाइम ये ऐसे बिल्कुल डेफिनेशन जैसा सवाल टेस्ट जो है उसमें आ चुका है। जब मोनोमर्स आपस में मिलके पॉलीमर कोई बनाते हैं तो उस प्रोसेस का नेम क्या है, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसी तरह से जब कोई पॉलीमर जो ब्रेक होके मोनोमर्स में कन्वर्ट होता है तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, वो यकीनन प्रोसेस होगा हाइड्रोलिसिस का होगा। तो इससे कंडेंसेशन को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर जैसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, पॉलीमर जो है उनके बनने का जो अमल होता है, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगा। ब्रेकिंग डाउन, बड़ा मॉलिक्यूल जो टूटने का जो अमल होता है, ब्रेकिंग डाउन जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस कहते हैं। उसमें कैसे, जिस तरह से ये एक मोनोमर है, अमाइनो एसिड है, ये एक मोनोमर है, अमाइनो एसिड है, ये एक मोनोमर, इस तरह से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स होते हैं। जब ये ज्वाइन होंगे, लिंक होंगे एक दूसरे के साथ लिंक होंगे तो यकीनन देन एक बड़ा और बिगर मॉलिक्यूल बन सकता है। तो ये बिगर मॉलिक्यूल बनने के अमल को हम कहते हैं या कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये सब इंडिविजुअल मोनोमर्स थे और ये बिगर मॉलिक्यूल बन गया, प्रोसेस कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसी तरह से ये जो एक बिगर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये बिगर मॉलिक्यूल है, अब ये बिगर मॉलिक्यूल है, ये कैसे ब्रेक होगा सिमिलर इनके बेसिक यूनिट्स के अंदर बाय द एडिशन ऑफ वाटर।
वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और ये जो बिगर मॉलिक्यूल है आहिस्ता आहिस्ता सिमिलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, मोनोमर्स के अंदर ब्रेक होता जाएगा। मोनोमर्स के अंदर जो है ब्रेक होता जाएगा। इस ब्रेकिंग डाउन की प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस कहेंगे। ब्रेकिंग डाउन की प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे और फॉर्मेशन वाला जो बिगर मॉलिक्यूल का प्रोसेस होगा उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन कहेंगे। किस तरह से हम एक आते हैं, दोनों प्रोसेसेस को सीखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। जो मोनोमर होते हैं, जैसे ये मोनोमर है, एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, इस तरह से मोनोमर आपस में मिलके पॉलीमर बनाते हैं। मोनोमर आपस में मिलके पॉलीमर बनाते हैं। जैसे मोनोमर नंबर 1 ये मोनोमर है, मोनोमर जो बेसिक यूनिट है, मोनोमर नंबर 1, मोनोमर नंबर 2, मोनोमर नंबर 3, इनके जो एंड्स होते हैं, बिकॉज जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एंड्स पे होते हैं। जैसे एक एंड पे H और दूसरे एंड पे OH आयन होता है, इसमें एक एंड पे H और दूसरे एंड पे OH, H और OH। केमिकल रिएक्शन हमेशा एंड्स पे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, एंड्स वाले जो एंड होते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, जिन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कई फंक्शनल ग्रुप आपने जैसे पढ़े होंगे, जैसे ट्रेन के अंदर जो गाड़ी के डब्बे होते हैं उनको एक एंड पे जोड़ा जाता है, एंड पे मिलाया जाता है। ऐसे नहीं कि सीट टू सीट मिलाया जाता है, एंड पे। तो इन एंड्स वाले लाइक इन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं। तो एक मोनोमर और दूसरा मोनोमर जब आपस में कंबाइन होगा तो यू नो वेरी वेल H एंड OH आयन आपस में मिलकर क्या बनेगा, यकीनन इनसे जो एक मोनोमर और दूसरा मोनोमर आपस में मिलेगा तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी और उस जगह पे क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी और एक बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी, वाटर की रिमूवल होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। वाटर की रिमूवल और बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, रिजल्ट में दो मोनोमर है, मोनोमर नंबर 1 एंड मोनोमर नंबर 2 जो है ये आपस में जुड़ गए। मोनोमर नंबर 2 भी आपस में जुड़ गया ये, और इस एंड पे जैसे OH मौजूद है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। रिमूवल को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जैसे कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, तो डिहाइड्रेशन लफ्ज किसको शो कर रहा है, इस प्रोसेस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल है। सिंथेसिस ऑफ द बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड हुई है। सिंथेसिस यानी क्या, किसकी चीज की हुई है, फॉर्मेशन हुई है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इस तरह से आप जो तीसरा मोनोमर है अब आप उसको भी लिंक करें तीसरे मोनोमर को। अगेन वही सेम तरीका, H और OH जो है, H और OH आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव हो जाएगा, इस जगह पे एक बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद जैसे आप देखें तीसरा मोनोमर है वो भी, जैसे मोनोमर नंबर 3 है वो भी आपस में लिंक हो गया। तो इस तरह से एक एक करके मोनोमर आपस में लिंक होते जाएंगे और पॉलीमर बनता जाएगा, और इस अमल को हम कहते हैं कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। इसी तरह से अब इसका जो बिल्कुल अपोजिट और रिवर्स जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जैसे ये एक मोनोमर मिलके जो पॉलीमर जिन्होंने बनाया था, तो आपको पता है इस तरह से पॉलीमर बने थे, इस तरह से पॉलीमर है। हम तो यहाँ पे जस्ट ओनली 3 मोनोमर जैसे यहाँ पे नोट कर रहे हैं, इस तरह से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड इवन मिलियंस की तादाद में से मोनोमर होते हैं जो मिलके पॉलीमर बनाते हैं। जैसे DNA का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर RNA का मॉलिक्यूल है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे लिंक टुगेदर तो दे फॉर्म पॉलीमर। अब हाइड्रोलिसिस कौन सा प्रोसेस है, एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस वाटर ऐड करना है और बॉन्ड को ब्रेक करना है। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर को ऐड होना है इसमें, एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, उस अमल को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस कहेंगे। इस अमल को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस कहेंगे। तो किस तरह से ये देन जब ये वाटर ऐड करेंगे तो ये देखिए मोनोमर नंबर 1 ये H आयन, और वाटर जब ब्रेक होगा तो किसमें H और OH आयन में जैसे ये ब्रेक होगा तो OH इस पे आ गया, मोनोमर नंबर जो है 2 और 3 से अलग हो गया। इसी तरह से दोबारा जैसे एक और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो इसी तरह से एक और, जिस तरह से तीसरा मोनोमर होगा वो भी एक दूसरे से अलग हो जाएगा। इस तरह से जो है टूटने का जो अमल होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस कहते हैं, बनने का जो अमल होगा उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर
एंजाइम की जरूरत होती है और एनर्जी की भी जरूरत होती है, जो हमारे एसटीबी बुक के अंदर मौजूद है। थोड़ी सी इनकी रीडिंग को देखते हैं। रीडिंग को प्रॉपर एंजाइम और प्रॉपर एंजाइम और एनर्जी की भी जरूरत होगी। तो ये जो जैसे कि शार्ट पॉलीमर है, मोनोमर 1 2 3 इस तरह से है। और शार्ट पॉलीमर जो जिस तरह से आपको पता है, आगे जिस तरह से और भी मोनोमर ऐड होते जाएंगे तो यकीनन ये चेन जो लंबी होती जाएगी, जैसे 3 प्लस में एक चौथा मोनोमर ऐड हुआ तो इस तरह से लॉन्गर पॉलीमर बनता जाएगा। एडिशन है, dehydration removes the water molecule and formation of new bond is called as condensation या dehydration synthesis, जिसके जरिए एक बिगर मॉलिक्यूल बनते जाएंगे, इसमें लाइक जैसे एक बॉन्ड बनने का अमल हुआ है, जैसे आप कहेंगे ये कहाँ होता है, फॉर एग्जाम्पल आप यकीनन सोचेंगे कि ऐसा प्रोसेस कहाँ होता होगा। निसमाबाद साहब बताएं, आपसे ज्यादा सवाल पूछते हैं जी। जैसे एनिमल में बताया ना, एनिमल सेक्शन जैसे देखिए ये सेल है, जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से अमाइनो एसिड आपस में लिंक होके नया जो प्रोटीन बनेगा, नया प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो यकीनन ये सिंथेसिस का अमल होगा। इसी तरह से जब हम फूड इंटेक करते हैं उसमें कई पॉलीसेकेराइड टाइप की चीजें होती है, वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होती है सेल के अंदर, फिर मोनोसेकेराइड आपस में मिलके एक पॉलीसेकेराइड बनेगी। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होके एक इस तरह से दोबारा से एक नया डीएनए आरएनए बन सकता है। तो ये फॉर्मेशन का अमल है, लिविंग थिंग्स के अंदर होता रहता है। और प्लांट के अंदर आप जैसे बता रहे थे कि लाइक सोर्स और सिंक एंड, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बन रहे हैं, तो वो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। किस फॉर्म में? स्टार्च की सूरत में। तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर जब स्टार्च में कन्वर्ट होते हैं, ये भी अगेन कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का अमल हुआ है, ये भी कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का अमल हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह से आप जो ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस है, आपको पता है जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। जैसे एक एनिमल प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन है, दालें खाते हैं तो प्लांट प्रोटीन है, चावल खाते हैं तो उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या एंजाइम ने उन पे एक्शन किया और अगेन जो सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक हुआ। ये कौन सा प्रोसेस हुआ? हाइड्रोलिसिस का। पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोमर्स बाय द एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल किस में ब्रेक होता है? H और OH आयन में ब्रेक हो जाता है। एक प्रॉपर एंजाइम की जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए अमाइलेज एंजाइम की, अगर जिस तरह लिपिड की डाइजेशन ब्रेकिंग करनी है तो लाइपेज एंजाइम की, इसी तरह से प्रोटीज एंजाइम होते हैं प्रोटीन को ब्रेक करने की। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जैसे एक यकीनन प्रॉपर एंजाइम की जरूरत होती है, और जाहिर है जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से एक दूसरे की तकरीबन जो एंटागोनिस्टिक या अपोजिट प्रोसेसेस हैं। मजीद जिसको हमने इवनिंग की क्लास में 6 बजे आई थिंक आपकी क्लास का एक फेवरेबल टाइम रखा है, तो 1 घंटा अपने लिए आपके शाइनिंग कैरियर के लिए थोड़ी सी तकलीफ करें, बिकॉज जो एंट्री टेस्ट का जो टाइम है वो नजदीक आ चुका है, ठीक है। ये हम पे एक थोड़ा सा बहुत ज्यादा बर्डन है कि ये आपको सिखाएं, थोड़ा सा हमें 1 घंटे की जो आप सेक्रीफाइस दें, ठीक है आपसे। थैंक यू।